Jed, I'm too old for that. इस कहानी में दो लड़कियां एक अनजान जगह पर ट्रिप के लिए निकलती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बनने वाला है। वो धोखे का शिकार होकर एक खतरनाक गैंग के जाल में फंस जाती है, जहां उनसे जबरदस्ती कुछ ऐसे काम करवाए जाते हैं जो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वहां से बच पाना तो लगभग नामुमकिन था, लेकिन डर और मजबूरी से निकली हुई लड़ाई सबसे खतरनाक होती है। जो लोग उन्हें शिकार समझ रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली शिकारी असल में कौन है। ये सिर्फ उनके बचने की जंग नहीं है, बल्कि उन दरिंदों को सबक सिखाने की एक ऐसी कहानी है जिसे देखने के बाद शायद आपका नजरिया बदल जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस खतरनाक खेल का अंत आखिर कैसे होता है। कहानी की शुरुआत में हम केटी और जेनी से मिलते हैं, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं और आज वो इतनी खुश इसलिए है क्योंकि वो अपनी आगे की प्रैक्टिस के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली है। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड थी और सोच रही थी कि प्रैक्टिस के साथ साथ दोनों को वहाँ घूमने और बहुत सारी शॉपिंग करने का भी मौका मिलेगा। अगली सुबह उन्हें लेने उनके अंकल जेसन आते हैं, जो पेशे से एक FBI एजेंट है। फिर जेसन के घर पहुंचने पर उनकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड क्लर्क से होती है, जो दोनों को देखकर बेहद खुश हो जाती है। अब इस नए शहर में आकर केटी और जेनी अपने नाम बदलने का फैसला करती है। केटी अपना नाम जोई और जेनी अपना नाम लिसा रख लेती है। अगले दिन अंकल जेसन उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने आते हैं, जहाँ से उन्हें एग्रीकल्चर फार्म के लिए निकलना था। बस के इंतजार में जेसन भी वही रुक जाता है, लेकिन केटी उन्हें कहती है कि बस जल्द ही आ जाएगी, इसलिए वो अपने काम पर निकल जाए। जैसे ही वो सुरक्षित पहुंचेंगी, वो उनको मैसेज कर देंगी। जेसन उन्हें कहता है कि वो मैसेज में कोड वर्ड का यूज करें, ताकि वो बिना शक किए समझ सके कि सब ठीक है। केटी मजाक में कहती है कि मैं एप्पल लिख दूंगी, तो जेसन उन्हें हर बार अलग अलग वर्ड यूज करने को कहता है, ताकि कोई उनके कोड वर्ड को डिकोड ना कर सके। इसी दौरान सड़क से गुजरते दो लड़के केटी और जेनी को देखते हुए चले जाते हैं। फिर जेसन के जाने के बाद दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती है। तभी वहाँ पर वही दो लड़के भी आ जाते हैं, जिनके नाम जेड और लूकस है। बातचीत के दौरान केटी और जेनी उन्हें अपने नए नाम जोई और लिसा बताती है, और ये भी कि वो एक एग्रीकल्चर फार्म में जा रही है। इस पर जेड कहता है कि हम भी वही जा रहे हैं और अगर चाहो तो तुम दोनों भी हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन केटी उन्हें मना कर देती है क्योंकि ये शहर अभी उनके लिए नया है। फिर जब वो दोनों जाने लगते हैं तो जेनी उसे मना कर उनके साथ चलने के लिए तैयार कर लेती है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका अंदाजा उन्हें बहुत जल्द होने वाला है। और वाकई जेड और लुकस उन्हें सीधे फार्म ले जाने के बजाय अपने घर ले जाते हैं, जो एक जंगल के पास होता है। ये देखकर केटी और जेनी घबराकर उनसे तुरंत गाड़ी फार्म की तरफ मोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इतने में घर से जेड और लूकस की मॉम मारिया बाहर आती है, जो बहुत प्यार से उनका स्वागत करती है और उन्हें चाय पीने के लिए अंदर बुलाती है। दोनों मना कर रही थी, पर मारिया कहती है कि जेड और लूकस तुम्हें बाद में छोड़ देंगे। फिर घर में जब वो चाय पी रही होती है, तब केटी को जेसन का मैसेज आता है। वो तुरंत एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच गई है। फिर मारिया दोनों को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही उन्हें अजीब लगने लगता है और उनके सिर भारी होने लगते हैं। इससे वो जल्द ही समझ जाती है कि खाने में कुछ मिला हुआ था, इसलिए खतरा समझकर दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जेड और लूकस उन्हें उठाकर वापस घर में ले आते हैं। अगले दिन होश आने पर केटी और जेनी खुद को एक जंगल में पाती है। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे, जिससे दोनों बुरी तरह डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इस जंगल में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहाँ जेड आकर कहता है कि तुम दोनों कितनी मासूम हो, जो इतनी आसानी से फंस गई। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है, इसलिए जितना चाहो चिल्ला सकती हो। अब कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक और आदमी आता है, जिसने केटी का फोन ले रखा था। वो फोन दिखाकर पूछता है, तुम्हें किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया था, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। इसका क्या मतलब है? तो केटी घबराहट में जवाब देती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि हम दोनों सेफ है। ये सुनकर बोरिस तुरंत जेसन को रिप्लाई करता है कि सब ठीक है, और साथ में एप्पल भी लिख देता है, जिससे जेसन को कोई शक न हो। लेकिन इसके बाद वो लोग केटी और जेनी को जबरन उनके सामने ही नहाने के लिए मजबूर करते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन कुछ देर में उन्हें समझ आ जाता है कि वो ऑफिसर जेड और लूकस का ही आदमी है। इससे वो दोनों और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उनके पास भागने का अब और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद केटी और जेनी उन लोगों को रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज हमें यहाँ से
जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन वो लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते। इसके बाद देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर एक टेबलेट लेता है और फिर केटी की तरफ बढ़ता है। इसके थोड़ी देर बाद वो केटी के कंटेनर से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ जेसन को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब फोन किसी और ने इस्तेमाल किया है। उधर जेनी के कंटेनर में एक संकी और नशेड़ी आदमी को भेजा जाता है। वो अंदर जाकर जेनी को डराने के लिए उस पर जलती हुई सिगरेट लगाता है, जिससे जेनी जोर जोर से चीखने लगती है। दरअसल पैसों के लिए केटी और जेनी से जबरदस्ती यहाँ गलत काम करवाया जा रहा है। वही जेसन न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है और उसे पता लगता है कि केटी और जेनी वहाँ कभी पहुंची ही नहीं। इससे उसे यकीन हो जाता है कि दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वही केटी और जेनी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, जहाँ जेड और लूकस दोनों के चेहरों पर मास्क पहना देते हैं। फिर एक अजनबी आदमी को बुलाते हैं, जिसने खुद भी एक अजीब सा मास्क पहन रखा होता है। जब जेड और लूकस उनके मास्क हटाते हैं तो दोनों लड़कियां डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो आदमी जेनी को चुनता है और उसे कंटेनर में लेकर जाता है। उसके जाने के बाद जब केटी जेनी के पास जाती है तो वो समझ पाती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने केटी के साथ गलत किया था। जेसन उसे बताता है कि वो एक FBI एजेंट है और उसे शक है कि केटी और जेनी का अपहरण हुआ है। जब पुलिस ऑफिसर पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तो जेसन कहता है, मैंने अपनी भतीजी से कहा था कि कोड वर्ड सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना, लेकिन उसने उसे दोबारा भेजा है। इससे साफ है कि वो जरूर किसी मुश्किल में है। वही जंगल में बोरिस को ये ऑफिसर सारी खबर दे देता है। केटी के अंकल एक FBI एजेंट है और केटी ने हमें उस कोड वर्ड के बारे में झूठ कहा था। फिर बोरिस जेड को केटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर कहता है, हमें इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और हमें यहाँ आने वाली और भी नई लड़कियों को भी पकड़ना है। वही केटी चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर बोरिस केटी के कंटेनर में जाता है और उसके साथ गलत करता है। उधर जेसन अब उसी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां केटी और जेनी को आखिरी बार देखा गया था। वहां काम कर रहे एक आदमी से वो केटी और जेनी के बारे में पूछता है तो वो आदमी बोरिस की गाड़ी के बारे में जानकारी देता है। अगले दिन केटी जेनी को बताती है कि ये लोग हमें मारने का प्लान बना रहे हैं। तभी वहां जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं जिसने केटी के साथ गलत किया था। वो दोनों उसे कहते हैं कि हम दोनों जल्द ही वापस आ रहे हैं, तब तक तुम दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखना ताकि ये कहीं भाग ना जाएं। अब उनके जाते ही केटी एक चाल चलती है। वो उस नशेड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। ऐसा करते हुए जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो उसके गले पर काट देती है। आदमी दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से अपनी हथकड़ियां खोलकर पास में कहीं छुप जाती है। फिर वो पुलिस वाला जब वहां पहुंचता है तो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी चुराकर वहां से भाग निकलती है। इसके बाद वो एक मॉल में जाती है और वहां से बहुत सारा सामान खरीदने लगती है, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़ा, टेनिस बॉल, बहुत सारी कीलें और कई खतरनाक चीजें। और अब वो दोनों भाग नहीं रही थी बल्कि अपना बदला लेने की तैयारी कर रही थी। इसके बाद केटी मॉल की कैशियर के पास जाकर बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है और वो उन्हें पता बता देता है। उधर जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी पहुंचता है जहां उसे भी बोरिस का एड्रेस मिल जाता है। वही बोरिस को दिखाया जाता है जो अपने घर में म्यूजिक बजाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक केटी और जेनी वहां पहुंचती है और टेनिस बॉल पर कीले लगाकर बोरिस के चेहरे पर फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। वो बहुत चिल्लाने लगता है और खुद को छुड़वाने के लिए उन दोनों को पैसों का ऑफर भी देता है, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। इस बीच उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर केटी और जेनी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है और डर के मारे बोरिस उन्हें वो एड्रेस बता देता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर आता है और देखता है कि बोरिस बहुत बुरी हालत में मरा पड़ा है। तभी उसे घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाहर पहुंचने से पहले ही केटी और जेनी वहां से निकल चुकी होती है। इसके बाद जेसन तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उस ऑफिसर से दोबारा केटी और जेनी के बारे में पूछता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे इग्नोर कर रहा था। इसी दौरान जब वो केटी को कॉल करने की कोशिश करता है तभी उसे पता चलता है कि केटी का फोन उसी पुलिस ऑफिसर के पास है। जेसन सब कुछ समझ जाता है, पर उससे पहले वो ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है। दूसरी तरफ केटी और जेनी एक चर्च में पहुंचती है। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि वो बिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चर्च का फादर था। फादर उन्हें देखते ही पहचान लेता है, लेकिन केटी तुरंत पीछे से उस पर डंडे से हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन की ओर ले जाती है। वहाँ एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदती है और फिर उसे पेट्रोल
पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला देती है। इधर जेसन को वो पुलिस ऑफिसर एक कुर्सी से बांध देता है और कुछ देर बाद 2 नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है। फिर वो जबरदस्ती उन लड़कियों को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी केटी और जेनी वहां चुपके से आती है और उसके सिर पर डंडे से वार करके बेहोश कर देती है। फिर जब उसे होश आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वो घबराकर उन दोनों से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। इसके बाद केटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराने के लिए रूसी रॉलेट खेलने लगती है और बार बार ट्रिगर करके उसे डराने लगती है, लेकिन सभी ट्रिगर में वो बच जाता है, जिससे वो ऑफिसर हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल केटी उसे शूट करके एकदम खत्म कर देती है। इसके बाद केटी और जेनी वहाँ मौजूद दोनों लड़कियों को आजाद करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। अब जेसन की रस्सी खोलकर वो लड़कियां बताती है कि उन्हें ऐसा करने के लिए उन दोनों लड़कियों ने कहा था, पर जेसन को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी कि ये दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि केटी और जेनी ही थी। इसके बाद हम जेड और लूकस की मॉम मारिया को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक उसे अजीब सा नशा होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वहाँ केटी और जेनी ने उसको बेसमेंट में एक कुर्सी से बांध रखा था और उसके सामने जेड को भी बांध रखा था। इसके बाद वो दोनों मारिया की आंखों के सामने ही जेड को डंडे से पीटने लगती है। जेड दर्द से चिल्लाता है, लेकिन वो नहीं रुकती और मार मार कर आखिरकार उसकी जान ले लेती है। ये देखकर उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद दोनों मारिया को लुकस के पास ले जाती है और लुकस के हाथ में एक डंडा देकर अपनी ही मॉम को मारने के लिए कहती है। उसे धमकाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे शूट कर देंगी, लेकिन लुकस मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जिसके बाद जेनी उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद वो उस गन को साफ करके लुकस के हाथ में रख देती है ताकि पुलिस को लगे कि माम बेटे ने आपसी लड़ाई में एक दूसरे को मार डाला। अब मारिया डर के मारे रोने लगती है और कहती है कि अगर वो उसे छोड़ देंगी तो वो उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकती है, लेकिन केटी और जेनी उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है क्योंकि मारिया ही इन सब की जड़ थी और एक औरत होकर कुछ पैसों के लिए ना जाने कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने जुल्म किया है। इसके बाद केटी एक चेनसॉ मशीन उठाती है और एकदम उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अंकल जेसन केटी और जेनी के घर जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं। आखिरकार दोनों अपनी आगे की प्रैक्टिस के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पहुंच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।